नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपके लूट चैनल। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मैं बातें करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप सभी व्यूअर्स के होते हैं, जो हमें काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं वीडियो को देखने के बाद। गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर कस्टमर्स की, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग शेयर करने वाले हैं। उन सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ के इन्वेस्टर्स कस्टमर्स फेस कर रहे हैं और किस तरीके के इन्वेस्टर्स यहाँ पे होते हैं, किस तरीके के इन्वेस्टर्स की कैसे कैसे क्वेरीज देखने को हमें मिलती हैं और क्या मार्केट का ट्रेंड है। तो पूरी मार्केट के ट्रेंड के बारे में ये वीडियो होने वाली है। गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे को हम लोग इस टाइम पे फोकस रखेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड लेके आता रहता हूं अपने चैनल पे। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर फीडबैक देना है, कोई अगर क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में और चीज़ें मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं फ्री टाइम में उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बीएसपी चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का इस टाइम पे, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि एक एवरेज बीएसपी कैसा है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए इसका मैं आंसर देता हूँ। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझनी पड़ेगी कि आप जो द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं वहाँ पे कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एनपीआर है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के ना एक्चुअली 3 पोर्शंस हैं। पहला है एनपीआर जिसको कहते हैं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, फिर आता है आपका सीपीआर जिसको कहते हैं सेंट्रल पेरिफेरल रोड, फिर आता है आपका एसपीआर जो कि होता है साउदर्न पेरिफेरल रोड। तो जो एसपीआर है वो कनेक्ट कर जाता है नीचे से होते हुए क्लोवर लीफ जंक्शन से होते हुए आपका NH8 को कनेक्ट कर जाता है। तो दोनों मीट कर जाते हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जो रोड आ रही है ना आपकी एसपीआर वाली, वो इससे कनेक्ट हो जाती है और निकल जाती है मानेसर की तरफ। ठीक है। और जो आपका जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच स्टार्ट होता है गुड़गांव के अंदर, वो स्टार्ट होता है आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसका काम अभी चल रहा है इस टाइम पे। अगर बताया जाए कि द्वारका एक्सप्रेसवे कितना बन चुका है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो इस टाइम पे 95% पूरा कंप्लीटली बन चुका है। और उसके पास में जो IICC है, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, तो वो जो कन्वेंशन सेंटर था उसका नाम अभी कर दिया गया है। एक्चुअली यार पंजाब थोड़ा सा रुक जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है उसका एक्चुअल में नाम ये है कि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एशियाज कन्वेंशन सेंटर इन साउदर्न एशिया में। काफ़ी बड़ा एक अपना कन्वेंशन सेंटर है जिसका इनॉग्रेशन अभी 17 सितंबर, जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी का जब बर्थडे होता है उसी दिन ही उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। और साथ ही साथ द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन भी इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। तो उसके साथ साथ अब ये देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे 95% कंप्लीट हो चुका है, IICC लॉन्च हो चुका है। द्वारका सेक्टर 25 काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स बोल रहे थे कि शायद ये नहीं बनेगा, लेकिन ये भी बन चुका है। तो इतनी सारी जब डेवलपमेंट हो रही है मास लेवल पे, एक मेगा स्ट्रक्चर जब बन रहे हैं आसपास, तो प्रॉपर्टी के रेट्स जेन्युइनली बढ़ने हैं इस सेक्टर्स के आसपास। तो जहाँ तक कहा जाए, नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे वो सिंगापुर बसाने वाले हैं। तो बेसिकली जो ये दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर वाला पैच है जहाँ पे द्वारका और गुड़गांव मीट करते हैं, उस जगह पे एप्रिसिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जितना आप दूर जाते जाएंगे गुड़गांव के अंदर, उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन थोड़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे पोर्शन की, तो सेक्टर 113 और 111 से पैच स्टार्ट होता है और वो सेक्टर 102 103 तक जाता है पूरा। ठीक है। तो सेक्टर 113 और 111 वाला जो पैच है, उस तरफ के पैच को हम लोग बोलते हैं, जो 106 तक जाता है उसको हम बोलते हैं NPR नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। उसके बाद जो आपका सेक्टर 106 आता है, 106 से 102 या 3 तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पेरिफेरल रोड। उसके बाद आपका SPR आ जाता है जो कि आपका क्लोवर लीफ जंक्शन। उसके बाद आपका SPR रोड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जिसको हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ठीक है। तो अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, तो एक्सटेंशन रोड जो है उसका कहीं ना कहीं रेट इस टाइम पे चल रहा है 20,000 पर स्क्वायर फुट का। ठीक है। एवरेज जो बता रहा हूँ DLF को छोड़ के। ठीक है। DLF का मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज उसका रेट 40,000 के आसपास रहता है। तो दैट इज़ रिमार्केबली नेक्स्ट लेवल थिंग। तो उसके बारे में हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन एक एवरेज प्रॉपर्टीज का रेट देखा जाए गोल्फ कोर्स रोड पे, वो दैट इज़ 20,000 पर स्क्वायर फुट। तो वो रेट कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमें 106 वाले पैच पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो
एलान ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट अपना रेजिडेंशियल, वो एक 15,000 पे उसने लॉन्च किया था और कहीं ना कहीं 16-17 हज़ार के आसपास उसकी जो पीक वाली प्रॉपर्टीज थी, जो मतलब 4 BHK थे बड़े वाले, वो कम से कम 15-16 हज़ार के आसपास उसने सेल आउट किए थे। और इस टाइम पे करंटली अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल पार्क जो है वो 104 के अंदर प्रॉपर्टी लेके आने वाला है 20,000 के रेट पे। कैन यू बिलीव दैट? मतलब जो 3 BHK होने वाला है वो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी होने वाली है, जो कि बना भी नहीं है एरिया। मतलब कैन यू इमेजिन कि लाइक जो गोल्फ कोर्स रोड है वहाँ पे बनने के बाद का इस टाइम पे करंटली रेट उतना है 20,000 पर स्क्वायर फुट का, और वो रेट इस टाइम पे करंटली CPR पे हो चुका है बनने से पहले। तो खैर वो चीज़ें भी उस हिसाब से दे रहा है, फिर अगर वो रेट ज़्यादा हाई दे रहा है तो उस हिसाब से चीज़ें भी होने वाली हैं जेन्युइनली। बिकॉज मैंने सेंट्रल पार्क का बेली विस्टा वाला रिसोर्ट का प्रोजेक्ट देखा था, एंड जेन्युइनली आई कैन से दैट इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब जस्ट वो स्टूडियो अपार्टमेंट था, 1 BHK कह सकते हैं, काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट था, एंड विद ऑल द लग्जरीज, विद ऑल द एमिनिटीज, इवन जकूजी था उसकी बालकनी में। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं एक शॉर्ट में कि भाई कैसे कैसे रेट्स हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कोई एक फिक्स्ड करंट एवरेज रेट नहीं है। अगर मैं एवरेज रेट कहीं ना कहीं बोलूँ पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वो कहीं ना कहीं पड़ेगा 14,000 पर स्क्वायर फुट। लेकिन अगर आप NPR का पूछते हैं, जो कि सेक्टर 113 और 111 पड़ता है, तो उसका रेट कहीं ना कहीं माना जाएगा 13,500 पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। CPR का रेट अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कितना रेजिडेंशियल का चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं बोलूँगा 16,000 का रेट चल रहा है। बिकॉज वहाँ पे एक करेंटली मॉल वर्किंग है, चल रहा है, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई प्राइस में हाइक देखने को हमें मिल रहा है। बिकॉज वहाँ पे एक कॉन्शेंट ओवन करके एक कमर्शियल मॉल है, जो कि इस टाइम पे फुल स्विंग में है, रेडी टू मतलब एक ऑपरेट हो रखा है। ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ ऑफिस स्पेसेस भी आ रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे आते हैं, सन सिटी की साइड पे 103 की साइड पे, तो वहाँ भी रेट कहीं ना कहीं आपका जा रहा है 13-14 हज़ार के बीच में। तो मोटा मोटी अगर देखते हैं तो 14,000 का एवरेज आता है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पैच का एवरेज प्राइसिंग BHP। ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा था M3M डेवलपर जो है उससे रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझसे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो सब मुझे बहुत कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई M3M में क्या होने वाला है, क्या सिनेरियो है, वाई दे आर स्टिल इन द कस्टडी, एंड क्या इसका फ्यूचर है। तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। सो अगर M3M की बात की जाए तो M3M के रिगार्डिंग लाइक मेरे दो सिनेरियोज हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं कि देखिए, अगर आप देख रहे हैं इस पर दोबारा कट कर देते हैं, खेलो। तो बेसिकली अगर M3M की बात की जाए तो M3M के मैं दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, जो भी मेरे लाइक व्यूज़ हैं। ठीक है, तो एक पहला मेरा नज़रिया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे M3M के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे। और जिन्होंने पैसा ऑलरेडी लगा दिया है तो उनको अब क्या करना चाहिए, बेसिकली मैं बता देता हूँ पहले आपको सिनेरियो क्या है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ना, लाइक देखिए, जिन्होंने भी EOI पे चेक्स दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने भी मतलब लाइक जो रेरा अप्रूव्ड यूनिट्स थी उनके जो चेक्स दिए गए हैं, उनको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। बिकॉज जो प्रोजेक्ट लाइक रेरा अप्रूव्ड होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के डेली लाइक आपके अगर मंथली आप देखें तो ऑडिट्स होते रहते हैं, चेकिंग होती रहती है, तो उसमें ज़्यादा हमें घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो टास्क हैं, जो पोर्शंस हैं, जो भी एग्जीक्यूट करने होते हैं डेवलपर को, बिल्डर को, वो सारी चीज़ें रेरा अपनी निगरानी बनाए रखता है डेवलपर के ऊपर। लेकिन जिन्होंने भी EOI के चेक्स दिए हैं उनके अंदर क्या होता है, उनको थोड़ा सा घबराने की जरूरत हो सकती है। बिकॉज जो EOI के चेक्स होते हैं ना, वो बिल्डर और कस्टमर के बीच की अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा बड़ा मेजर रोल होता नहीं है। ठीक है, तो अगर बात की जाए EOI चेक्स को, मतलब उन लोगों को घबराना क्यों चाहिए, बिकॉज देखिए उसमें रिस्क है और मुनाफा भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर किसी ने EOI पे प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो उसमें उसको अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी, बिकॉज लॉन्चिंग रेट ही इतना हाई था। ठीक है, और उसके बाद भी रेट अप्रिशिएट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट रिस्क भी उस हिसाब से ज़्यादा है। पर मतलब अगर प्रॉपर्टी ले लिए ना, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपने ना पास्ट डिलीवरीज को देख के, ट्रस्ट करके, भरोसा करके आपने प्रॉपर्टी ली थी, तो इस टाइम पे होल्ड रखना चाहिए, प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं ना, वो लग्जरी के पैसे नहीं है ज़्यादातर, वो पैसे जो दिए हैं ना, आपने लोकेशन के पैसे दिए हैं। तो लोकेशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखिए, आपकी एक तरफ से प्रॉपर्टी की द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो कि है 10,000 करोड़ का, और एक प्रोजेक्ट है आपका IICC जिसकी जो लागत आई है वो है 26,000 CR।
तो ये देखिए, ये मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के पास में है। उसके अगर अलावा बात की जाए तो आपका भारत रत्ना पार्क, भारत वंदना पार्क है, और उसके अलावा आपका IGI एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, जहाँ पे फ्लाइट्स उड़ती हैं। जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो मथुरा से आए, चाहे वो इलाहाबाद से आए, चाहे वो राजस्थान से आए, उनको अगर इंटरनेशनली कहीं जाना है तो वो IGI एयरपोर्ट ही आते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है IGI एयरपोर्ट की। तो ये आपकी साइट के बहुत पास है। उसके अलावा अगर बात की जाए गोल्फ कोर्स की, तो वो है 19 होल गोल्फ कोर्स, जो कि आपकी साइट से बहुत ही ज़्यादा पास है। और ISBT टर्मिनल के बारे में मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी जब चीज़ें आपकी साइट के पास है, तो प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके ऊपर है, आपको पता चल जाना चाहिए। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें अगर है ना किसी प्रॉपर्टी के पास में, तो आई वुड से यू आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ द लकी वंस कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है और आपके रेट जेन्युइनली बढ़ेंगे। आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, बिकॉज काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है आपकी साइट के आसपास। पर अगर आप देख रहे हैं कि बिल्डर की क्या रेपुटेशन है, तो बिल्डर की कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा, देखिए उनका जो सिनेरियो है उस पर हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। बिकॉज जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है फाइनल वर्डिक्ट, तो हम तब तक कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज वी आर नॉट द जस्टिस, हम लोग जज नहीं है, तो हम लोग बता नहीं सकते कि भाई फाइनल क्या एक्चुअल में वर्डिक्ट है, कि क्या हुआ क्या एक्चुअली में। तो वो सारा सिनेरियो जो भी होगा, वो हम फाइनल वर्डिक्ट जब गवर्नमेंट का आएगा तभी उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। तो उसकी क्लैरिटी उसके बाद ही मिलेगी। तब तक हम लोग बस अच्छा ही होप कर सकते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसकी कंस्ट्रक्शन ना रुके, चलती रहे, और हमारा प्रोजेक्ट, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिन्होंने हमसे भी लिया है इवन, उनको वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो टाइमली। तो इसकी हम होप करते हैं। बाकी अगर बात की जाए EOI वालों की, तो भाई देखिए आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल भी मतलब लाइक नेगेटिव नहीं सोच सकते इस टाइम पे, इस करंट सिनेरियो पे। बाकी अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि EOI पे हमें प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए या फिर रेरा आने के बाद लेनी चाहिए। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, जिसके बारे में मैंने सोचा था काफ़ी टाइम पहले कि मैं वीडियो बनाऊं, पर मैं टाइम मतलब मेरे को मिला नहीं, तो मैं बनाई नहीं थी। पर मैं जरूर सोच रहा हूँ कि इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो लेके आ जाऊँगा अपने चैनल पर। बाकी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो EOI पे चेक ना उन लोगों को देना चाहिए, उन इन्वेस्टर्स को देना चाहिए जिनके पास पैसा काफ़ी सारा पड़ा है ऑलरेडी पहले से। क्योंकि अगर वो लोग मतलब थोड़ा सा पैसा लगा भी देते हैं ना, और वो रिस्क पे भी है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इम्पैक्ट एक्चुअली देखो, मतलब मैं सही बताऊँ तो उसमें उतना झेला जा सकता है जिनके पास पैसा ऑलरेडी, जैसे मान लो किसी को 10 करोड़ पड़े हैं और 1 करोड़ के लिए वो प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगा भी रहा है, तो उसका काम फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर खुद को जिसको घर चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो। और मैं यही कहूँगा कि आप रेरा आने के बाद ही पैसा लगाएं, सो दैट आपको एक सेफ्टी मिल जाए कि हाँ भाई प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में मैंने बताया, बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, वो हम कवर करेंगे डिटेल्ड वीडियो में। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत वीडियो वो देखने को मिल जाए मेरे चैनल पे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रखा था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये क्या उतनी लग्जरी तरीके से आगे बढ़ेगा जितना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए, तो मतलब मैं अगर दोनों के बीच का सिनेरियो बताऊं, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑलरेडी बस चुका है, और वो आज से नहीं, वो 10 साल से बस रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इवन वहाँ पे रेजिडेंशियल कैचमेंट भी ज़्यादा है, और जो उसके वहाँ के लोगों का रहने का तरीका भी है, और जो जिस तरीके का क्राउड है वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का है। और द्वारका एक्सप्रेसवे का तो ज़्यादा नहीं है इस टाइम पे, पर यहाँ पे भी भीड़ धीरे धीरे आ रही है। और सही बताऊँ तो अराउंड 5 to 10 ईयर्स लगेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे को उस तरीके का बनने में या उससे आगे जाने में। तो ये एक छोटा सा आंसर है मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का कि द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस जो कहते हैं आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, इसमें कौन सी जगह ज़्यादा लग्जरी है। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें एप्रिसिएशन कहाँ पे जल्दी आएगा, तो एप्रिसिएशन तो भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही ज़्यादा जल्दी आएगा, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये सारे 4-5 क्वेश्चंस थे जो मैंने पूरे कवर करने की पूरी कोशिश करी है, एंड आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। 6th क्वेश्चन एक और आ रखा था मेरे पास, वो था एसईओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेक्टर 114 के अंदर, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने वाला है। तो सेक्टर 114 की ये बात है कि ना, सेक्टर 114 में आप मेरे हिसाब से अगर आपने पैसा नहीं लगाया है तो आप इस टाइम पैसा नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप देख रहे हैं स्पेस के प्लॉट्स हैं वहाँ पे, और MR के प्लॉट्स हैं, एमथ्रिम के प्लॉट्स भी हैं। ठीक है, और पारस भी प्लॉट लेकर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा मतलब मेरी सुन के पैसा ऐसा मत करिए, लगाए ना। मैं इसलिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ पे
कि वहाँ पे अभी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जो आपका बिजवासन वाला रोड जा रहा है वहाँ से कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे की है, और द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपकी यूईआर एक्सटेंशन रोड से भी है। तो जो टोल टैक्स आने वाला है ना वो इस तरफ पे आने वाला है। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि उस रास्ते को बंद कर दे, बिकॉज उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो रास्ता बंद भी हो सकता है, ऐसा रूमर्स फैले हुए हैं। तो मैं कोई फाइनल इस पर वर्डिक्ट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस टाइम पैसा उस जगह पे ना लगाएं। मतलब इस टाइम पे थोड़ा सा होल्ड रखें, पैसे को कहीं और लगाते ज़्यादा बेटर है। उस जगह पे अभी थोड़ा सा होल्ड रखें, बिकॉज वहाँ पे अभी रेजिडेंशियल कैचमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है और कमर्शियल एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो मेरे व्यूअर्स के मेरे पास आ रखे थे। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं आपके पास, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी ही वीडियोस मैं लेके अपने चैनल पे आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नई प्रॉपर्टी की वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद।